अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर और हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। स्टार्ट हम करते हैं ऑडिटिंग की हिस्ट्री से। द टर्म ऑडिट इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन टर्म ऑडायर विच मीन्स टू हियर। ये ऑडायर लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू हियर, किसी को सुनना। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि इसमें क्योंकि ऑडिटर जो होता है वो अकाउंटेंट को चेक करता है, उसकी काम को देखता है, इसलिए इसको ऑडायर कहते हैं और इसको आम तौर पर ऑडिट ही कहते हैं। ऑडिटिंग इज़ एन ओल्ड एज अकाउंटिंग। जितना अकाउंटिंग पुरानी है उतनी ही ऑडिट भी पुराना ही है। इट वॉज इन यूज इन ऑल एंशियंट कंट्रीज सच एज मेसोपोटामिया, ग्रीस, इजिप्ट, रोम, यूके एंड इंडिया। तो इन सारे कंट्रीज़ की हिस्ट्री देखी जाए तो उसमें अकाउंटिंग की हिस्ट्री भी मिलती है कि अकाउंटिंग कब स्टार्ट हुई और उसकी प्रैक्टिसेस और उसके साथ ऑडिटिंग भी हमें वहीं पे मिलती है। हिस्टोरिकली द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग वाज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो और उस वक्त जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो एरर्स और फ्रॉड्स हैं उनको डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, मतलब उनसे बचने की कोशिश करना। तो वक्त के साथ क्या हुआ, चीज़ें एवोल्यूशनाइज हुई, चीज़ें बेहतर होती गई। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया स्पेशली 18th सेंचुरी में, तो उस वक्त क्या हुआ कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो थी वो वजूद में आई। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो एक डेवलपमेंट हुई वो क्या थी, द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बिकम सेपरेट। ओनरशिप जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स, और मैनेजमेंट में हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसके अलावा स्पेशली सीईओज़ आते हैं, कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव्स आते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट में होते हैं और सारी कंपनी का निज़ाम जॉइंट स्टॉक कंपनी को चला रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर नीडेड अ रिपोर्ट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द कंपनी मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर द एम्प्लॉयज़। तो वही बात लिखी हुई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो काम कर रहे होते हैं, कंपनी को संभाल रहे होते हैं, तो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट चाहिए होती है एक इंडिपेंडेंट आदमी से, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से जिसका ताल्लुक कंपनी के साथ नहीं होता। वो कोई इंटरनल ऑडिटर नहीं होता, एक बाहर का बंदा होता है जो कि कंपनी को ऑडिट करता है और एक रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर्स को देता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव शिफ्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमने शुरू में पढ़ा था कि वो फ्रॉड को डिटेक्ट करते थे और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते थे। तो वक्त के साथ क्या हुआ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट शिफ्टेड एंड ऑडिट वाज एक्सपेक्टेड टू असर्टेन वेदर द अकाउंट्स वर ट्रू एंड फेयर। ठीक है, रादर दैन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। बजाय इसके कि वो डिटेक्शन करें एरर और फ्रॉड की, वो देखते थे कि अकाउंट्स जो रिकॉर्ड हो हुए हैं वो ठीक रिकॉर्ड हुए हैं, मतलब जिस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो आगे रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग में एंट्री होनी चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जो एंट्री होनी चाहिए वो वैसे ही हो रहा है, रिपोर्टिंग ठीक हो रही है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स ठीक बने या नहीं। ठीक है, इन चीज़ों को देखते हैं वो सारा, कहीं पे किसी किस्म का मसला तो नहीं है, स्टैंडर्ड्स पूरे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं ऑडिटिंग की एक एग्जांपल समझते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूँगा मैं और उसके ज़रिए आपको बताऊंगा कि ऑडिटिंग में एक बेसिक लेवल से किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि देयर इज़ अ पर्सन जिसका नाम है नुमान। मिस्टर नुमान जो हैं वो क्या करते हैं, एक सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड ही इज़ द ओनर ऑफ दिस बिज़नेस। बिज़नेस क्या करते हैं कि वो एक शॉप खोल लेते हैं, किसी चीज़ की भी शॉप खोलते हैं, दुकान खोलते हैं। अब ये एक सिस्टम हमारे पास, एग्जांपल हमारे पास सामने आ गई कि नुमान ने एक शॉप खोल ली सोल प्रोप्राइटर की, वो एक अकेला ओनर है इस शॉप का। ठीक है, हम अब इसमें जिन चीज़ों में मनी इन्वॉल्व होता है, जिस चीज़ों में पैसा का लेन देन होता है, उसमें हम देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने हैं। उसमें हमारे सामने जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है परचेजेस। आप चीज़ों को परचेज़ करते हैं, आप जितनी भी इन्वेंट्री है, गुड्स हैं, उनको ख़रीद के अपने पास रखते हैं। तो पहला आपका ख़र्चा आता है, इसमें आपका पैसा लगता है, वो है परचेजेस। सेकंड में आपका होता है स्टॉक, कि आप चीज़ों को, उन गुड्स को स्टॉक करते हैं, अपनी शॉप के अंदर उसको रखते हैं। ठीक है, उस पर भी आपका ख़र्चा आता है। दूसरा, तीसरे नंबर पे आपका आती हैं सेल्स ऑफ गुड, कि जब चीज़ों को बेचते हैं। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपका एक पैसे का लेन देन होता है, मनी इन्वॉल्व होती है। ठीक है,
अब इस पूरे सिस्टम में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अब देखा जाएगा कि वो कैश की बेस पे हो रही हैं, क्योंकि कैश ऐसी चीज़ है कि जिसको ट्रैक करना मुश्किल है। आपने किसी को बाई हैंड कैश पेमेंट कर दी तो उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, कोई आपके पास ऐसा वो कोई रसीद या प्रूफ नहीं छोड़ जाता कि उसने पेमेंट रिसीव किया या नहीं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा हमारे पास होता है वो कंपैरेटिवली अच्छा बेहतर है कि चेक पेमेंट होती है, जो कि इजी टू ट्रैक है, कि लाजमी बात है। अक्सर ये होता है क्रॉस चेक दिया जाता है कि जो किसी अकाउंट में डिपॉजिट होता है तो उसमें आप अपने चेक नंबर से उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि बंदे ने डिपॉजिट करवाया है, विदड्रॉ करवाया है कि नहीं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है कि जब हम ये जो चीज़ें होती हैं, मिसाल के लिए परचेज़ हो गया, स्टॉक हो गया, सेल हो गया, जिन चीज़ों में मनी इन्वॉल्व होता है, ये किसी एक बंदे के हवाले कर देते हैं। अब नुमान अकेला सारा काम नहीं संभाल सकता, तो उसने कहा कि यार ये सारा काम ना, ये चीज़ें मैं एक मैनेजर रख के, एक बंदा रख लेता हूँ, अकाउंट मैनेजर, जो सारी चीज़ों को देखेगा और उसके हवाले करता हूँ, और अब खुद कोई और बिज़नेस करता हूँ या फ्री हो जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, नुमान ने क्या किया कि इसने एम्प्लॉयज़ हायर किए जो कि इसकी शॉप में काम करते हैं, सामान उतारते हैं, रखते हैं, शेल्फ पे सामान रखते हैं, ठीक है, कस्टमर्स को डील करते हैं। तो इसने हमारा तो उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जहाँ पे मनी की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिन चीज़ों में मनी इन्वॉल्व है। तो उसमें उसने जिस बंदे को हायर किया, एक अकाउंट मैनेजर, उसका नाम था जेम्स को उसने हायर किया काम पे, और ही वाज द ओनली मैनेजर, ठीक है। ये एक वाहिद बंदा था जो सारा काम संभाल रहा था। यहाँ पे उससे मिस्टेक हुई, ठीक है। तो वही जेम्स था जो रिस्पॉन्सिबल था कि एक ही बंदा परचेजेस, स्टॉक एंड सेल, इन सारी चीज़ों को यही देख रहा था, और यहाँ पे चांसेस थे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके, ठीक है। अब आप एक चीज़ जहन में रखें कि देखें, जब परचेज़ कर रहे होते हैं हम कोई भी चीज़, तो उसमें क्या होता है कि एक एक्सचेंज हो रहा होता है कि अब हम गुड्स परचेज़ कर रहे होते हैं, तो गुड्स हमारी इन हो रही होती हैं, लेकिन साथ ही मनी आउट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब सेल्स वाली साइड पे हम आते हैं, सेल्स में क्या होता है, जब सेल्स में हम कुछ गुड्स सेल करते हैं, गुड्स आउट हो रही होती हैं, लेकिन साथ ही मनी जो है वो इन हो रहा होता है, मनी आ रहा होता है हमारे पास, हम पैसा कमा रहे होते हैं, ठीक है। अब ये दो एंड ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हैं कि किसी एक बंदे के हवाले ये दोनों जो टर्मिनल्स हैं, ये दोनों एंड हैं, किसी एक बंदे के हवाले कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हम इनको सेपरेटली देखते हैं। एक साइड हम ले लेते हैं परचेज़ और दूसरी साइड हम ले लेते हैं सेल्स, ठीक है। इनको सेपरेट करके हम देखते हैं परचेज़ में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फ्रॉड कहाँ हो सकता है। परचेज़ में हमारे पास ले लें, सबसे पहले आती हैं गुड्स जो हम परचेज़ करते हैं, ठीक है। अब उन गुड्स के साथ जो हमारा वेंडर या सप्लायर है वो हमें एक इनवॉइस बना कर देता है कि इतनी अमाउंट की गुड्स आपने परचेज़ की हैं। फिर उस इनवॉइस के अगेंस्ट हम पेमेंट करते हैं, और फिर क्या होता है, हम फिर अपने अकाउंट्स में उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह सेल्स में होता है। सेल्स में हम गुड्स को सेल करते हैं और उसके बाद हम बिल बना के अपने कस्टमर को देते हैं, ठीक है। बिल कस्टमर के पास चला जाता है, फिर उसके अगेंस्ट हमें जो पैसे देता है हम उसकी रिसीट करते हैं, ठीक है। हमारे पास रिसीविंग्स आ जाती हैं, हम यहाँ से कैश रिसीव करते हैं और फिर अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, जब अब जेम्स क्या कर रहा था मैं बताता हूँ। अब क्योंकि जेम्स देखें, प्रॉब्लम तभी होता है कि कोई फ्रॉड करे, तो इस केस में हम कंसिडर करते हैं कि जेम्स ने क्या है, वो अकेला सारा संभाल रहा था, तो उसने यहाँ पे फ्रॉड किया, ठीक है। अब जेम्स हेरा फेरी कहाँ से कर रहा था, किस तरह कर रहा था, वो इस तरह कर रहा था कि जो गुड्स वो परचेज़ करता था उसको हाई प्राइस पे कोट करता था कि मैंने ज़्यादा प्राइस पे ये चीज़ परचेज़ की है। उसके बाद फेक इनवॉइस बनाकर पेश कर देता था सप्लायर की तरफ से, ठीक है। अब वो फेक इनवॉइस तो आ गया आपके सामने, तो उसकी बेस पे फिर आप उस पेमेंट भी कंपनी से उसने ना नुमान से उसने पेमेंट भी ज़्यादा ले ली, और वही जो फेक इनवॉइस उसकी बेस के ऊपर उसने अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड कर लिया। फॉर एग्जांपल 65,000 का उसने गुड्स सेल किए, और जो कोट किया उसने फेक इनवॉइस के ज़रिए वो 75,000 की किया है। अब वो सारी चीज़ यहाँ 75,000 उसने पेमेंट की है, और लेकिन आगे जो पेमेंट देनी हो तो 65 है, लेकिन उसने जो इनवॉइस रेज़ की हुई है फेक इनवॉइस वो 75,000 की है, और 10,000 जो है उसने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है, उसका फ्रॉड कर लिया, ठीक है।
अब आते हैं सेल्स वाली साइड पे। सेल्स वाली साइड पे आपने क्या हुआ कि सेल्स हुई हैं 100,000 की, ठीक है, 1 लाख रुपए की सेल होगी हमारी, जो गुड्स थी वो बिक गई हैं, ठीक है। लेकिन क्या किया इसने, जेम्स ने क्या किया, अपनी जो सेल थी उसको लेस शो किया कि हमारी सेल्स कम हुई हैं, और कितना किया कि उसने जो बिल बनाया वो 80,000 का बनाया, बजाय इसके को 100,000 का बिल बनाता, ठीक है। अच्छा, उसको फिर रिसीविंग भी जो थी वो कम उसने शो की, ऑब्वियसली कि उसने ऊपर गुड्स को कम शो किया, बिल कम शो किया कंपनी के अंदर, और रिसीविंग भी कम शो की, और वही चीज़ उसने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ली 80,000, ठीक है। एक तो ये तरीका था जिसके ज़रिए वो फ्रॉड कर रहा था। दूसरा तरीका ये था कि वो सीक्रेटली खामोशी से कुछ गुड्स सेल कर देता, क्योंकि स्टॉक और सेल सारी उसके इख्तियार में थी, और कंपनी में कुछ भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करता था। अब ये प्रॉब्लम हो रही थी और काफ़ी अरसे से चल रहा था, जिस वजह से क्या हुआ, नुमान को लॉस आना शुरू हो गया। नुमान बेचारा हो गया परेशान, ठीक है। वो सोचने में बैठ गया कि यार क्या किया जाए, कि इतना मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में सेल भी होती हैं, हम मार्केट्स में ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि अब प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन होता क्या है कि हमें लॉस हो जाता है। अब इसी परेशानी में बैठा, उसको याद आया कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है एडम, कि वो उस बिज़नेस भी कर रहा है और बिज़नेस भी उसका अच्छा जा रहा है। इसने सोचा उसके साथ उसके पास जाता हूँ, जाके उसके पास उसको अपनी कहानी सुनाता हूँ और उससे पूछता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। ये एडम के पास गया और एडम से बातचीत की, और एडम ने उससे पूछा कि आपका काम कौन संभाल रहा है ना, कितने लोग हैं जो आपके पास ये अकाउंट्स का, ये पैसे का निज़ाम संभालते हैं। इसने कहा ये मेरे पास तो एक ही बंदा है, 1 पर्सन है जो जेम्स है, वही जेम्स ही सब कुछ संभाल रहा है। तो एडम ने वहाँ पे क्वेश्चन राइज़ किया कि यार एक बंदे को सारा काम दे दिया है, इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है वो हेरा फेरी कर रहा हो, ठीक है। तो इसने कहा क्या करना चाहिए फिर मुझे, तो एडम ने उसको सजेशंस दिए। एडम ने 2 सजेशंस दिए। पहला सजेशन तो ये था कि आप क्या करें, टू अवॉइड फ्रॉड यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आपका जो कंट्रोल सिस्टम है, आपकी कंपनी के अंदर जो आपका कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि कोई बंदा हेरा फेरी ना कर पाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप एक बंदे को हायर करें जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो, और वो सारे अकाउंट्स को चेक करके आपको बता देगा, और बंदे का वो इंडिपेंडेंट हो। दूसरी बात कि वो आपकी कंपनी से उसका ताल्लुक़ ना हो, शॉप में काम ना करता हो, बाहर का कोई बंदा हो, ताकि वो फेयर काम करे और आपको वो थोड़े से टाइम में वो आप सारी चेकिंग करके बता देगा, रिपोर्ट दे देगा। अब इसको नुमान को कुछ समझ नहीं आई। उसने कहा कि यार कंट्रोल सिस्टम किस तरह बनाया जाए, वो सारा उसको फिर उसने आगे एडम ने उसको डिटेल में बताया, ठीक है। एडम ने कहा जो हमारा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए, एक अपनी कंपनी के अंदर कंट्रोल रखने के लिए हमें क्या करना होगा, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जितनी भी चीज़ें थी उसके पास, जेम्स के पास, हम उनको ब्रेक डाउन करके मुख्तलिफ जॉब्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। परचेज़ हो गया, स्टॉक, सेल्स, अकाउंट रिकॉर्ड एंड कैश। अब इन सब के ऊपर हम अलग-अलग लोगों को हायर करते हैं, वो सारे ये काम संभालेंगे। इससे ये होगा कि कोई हेरा फेरी नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल परचेज़ के ऊपर हमने जेम्स को ही रख लिया। अब जेम्स क्या है, सिर्फ परचेज़ संभालता है और उसका बाकी काम सारे इससे ले लिए। या जेम्स के ऊपर हमें शक पड़ा था कि उसने 2 नंबरी किया, हम इसको निकाल देते हैं, इसकी जगह हम कासिम को रख लेते हैं, ठीक है। कासिम अब हमारी परचेज़ देख रहे हैं, ठीक है। और स्टॉक में हमारे पास है यासीन, और सेल्स में ज़ीशान आ गया, और अकाउंट्स में हमारे पास अमेंडा, एंड कैश में आयशा। तो अब क्या होगा, अगर ज़ीशान मिसाल के तौर पे सीक्रेटली ये छुपा के कोई चीज़ बेचना चाहेगा, तो लाज़मी बात है वो यासीन के पास जाएगा, स्टॉक में से वो चीज़ निकालनी पड़ेगी उसको, और यासीन को अगर अपने पास वो रिकॉर्ड कर लेगा कि इतनी चीज़ स्टॉक से आउट हुई है, अब वो भेज देगा अमेंडा को, अमेंडा अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर लेगी, और इसको भी पास भी क्रॉस में आ जाएंगी चीज़ें कि अगर ये एंट्री पास हुई है तो रिसीविंग इसने करनी है, कैश वाले ने, आयशा ने करनी है। तो अगर वो सेल करेगा तो रिसीविंग आयशा के पास नहीं आएगी, तो समझ आ जाएगी कि जो ज़ीशान ने स्टॉक निकलवाया था वो क्या था, उसने बेच के पैसे खा गया और उसने उसके अगेंस्ट कोई बिल या वगैरह नहीं दिया, ठीक है। इसी तरह अगर कासिम कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो लाज़मी बात है जो वेंडर है उसको पेमेंट तो आयशा ने करनी है। इसी तरह से चीज़ें क्रॉस चेक हो जाती हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकेगा, ठीक है। और ये पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग मिल के फ्रॉड कर दें, इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन गया। अब नुमान ने कहा कि यार इतना पैसा तो इतनी तनख्वाहें चली जाएंगी लोगों की, इनको तनख्वाहें देनी है,
और इतना इसमें तो ज़्यादा ख़र्चा आ जाएगा, तो मुझे बचत भी होगी या नहीं, बजाय इसके कि जो मेरा नुकसान हो रहा था हो सकता है उससे मेरे ऊपर तनख्वाहें निकल जाएं। तो एडम ने कहा कि हम क्या कर लेते हैं, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि देखेंगे कि जो हम एक्स्ट्रा सैलरीज़ दे रहे हैं उनकी बाद हमें लॉस हो रहा था, पहले जो फ्रॉड हो रहा था उसके हिसाब से बचत ज़्यादा हो रही है, क्या हमारा सिस्टम ज़्यादा अच्छा चल रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ही हम इस तरह डिसाइड करेंगे कितनी इसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा जो है वो जाते हैं उसकी तरफ कि एक्सपर्ट हायर करेंगे। हमें एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट चाहिए अकाउंट्स का, ठीक है। वो क्या करेगा, वो मल्टीपल चीज़ों को चेक करेगा, बहुत सारी चीज़ों को, जिनमें पर्टिकुलरली हम देखें तो जनरल एंट्रीज़ को देखेगा, लेजर को देखेगा और ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स को देखेगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, पीएल हो गया, बैलेंस शीट होगी, उनको भी चेक करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जनरल एंट्रीज़ को उसने चेक किया है। जनरल एंट्रीज़ में क्या करेगा, देखेगा कोई एंट्री पास हुई है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास वाउचर भी मौजूद है या नहीं। लाज़मी बात है कोई भी एंट्री बगैर वाउचर के नहीं हो सकती। अब वाउचर किस तरह का हमें चाहिए, ठीक है। अब वाउचर भी देखा जाएगा कि एक तो वाउचर होता है जो रिकॉर्ड करता है अकाउंट रिकॉर्ड में जो वाउचर होता है, यहाँ पे उस वाउचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जो वाउचर चाहिए वो है स्पोर्टिंग वाउचर जो होता है उसकी बेस पे हम एंट्री करते हैं। और स्पोर्टिंग वाउचर फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल्स, इनवॉइसेस एंड रिसीट्स आ गई, ये सारे हमारे स्पोर्टिंग वाउचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा वेंडर था उसने इनवॉइस बना के दी तो हमारा स्पोर्टिंग वाउचर है जिसकी बेस पे हम आगे एंट्री करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल से के एडम के कहने पे नुमान ने एक एक्सपर्ट हायर कर लिया और उसका नाम अब्दुल्ला रख ले, ठीक है। अब्दुल्ला को हायर कर लिया और अब्दुल्ला जो है अब वो एक एक्सपर्ट है अकाउंट का, वो सारी चीज़ें चेक करेगा, ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला कंपनी में आया, उसने चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ट्रेडिंग अकाउंट्स, पीएल अकाउंट्स और बैलेंस शीट अकाउंट और एक्सेट्रा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब्दुल्ला आके देख रहा है पीएल अकाउंट को देख रहा है, पीएल अकाउंट में वो जो पहले जेम्स ने लॉस शो किया हुआ था वो देखेगा लॉस किस वजह से शो हुआ है, ठीक है। उसमें कोई एक्सपेंसेस हैं, कोई ऐसा एक्सपेंस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हुआ है जो पहले नहीं था, क्या वजह है, लॉस की वजह कौन सा एक्सपेंस है, कहाँ पे ये लॉस किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि अकाउंटेंट ने, जो पहले वाला अकाउंटेंट था जेम्स था, उसने मिसलेनियस एक्सपेंसेस में एक हाई अमाउंट डाली हो जिस वजह से लॉसेस क्रिएट हो रहे हो, ठीक है। उसके साथ वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी देखेगा, स्पोर्टिंग वाउचर जो होते हैं कि ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस या बाकी कोई एक्सपेंस जो है वो स्पोर्टिंग वाउचर मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वो कंपेयर भी कर सकता है कि लास्ट ईयर में कितना मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे और इस ईयर में कितने एक्सपेंसेस आए हैं, ठीक है। तो ये जो सारा काम करेगा, ये जितना भी प्रोसेस है, ये जितना भी सारी चेकिंग करेगा, इस सारे काम को कहते हैं ऑडिट। अब्दुल्ला क्या करेगा, अब्दुल्ला क्या ये सारी चीज़ों का ऑडिट कर रहा है, सारे अकाउंट्स को डिटेल में चेक कर रहा है और अब्दुल्ला को हम कहेंगे ऑडिटर, ठीक है। अब्दुल्ला ऑडिटर है और क्या कर रहा है, ये नुमान की जो शॉप है उसका ऑडिट कर रहा है कि जेम्स ने जो ख़राबी की है, देखेगा कि कितना क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है, क्या कौन अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं हुई, ठीक है। वो उसको चेक करके उन सारी चीज़ों को देखेगा, ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला ने ऑडिट करके उसके बाद अब्दुल्ला क्या करेगा, ऑडिट इसका कंप्लीट हो गया, अब्दुल्ला ने फिर बनानी है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को हम अगली क्लासेस में डिटेल में देखेंगे कि क्या होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं इनकी। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट बना के वो हैंड ओवर कर देगा ओनर को, नुमान को, ठीक है। हमने जिस तरह स्टार्ट में पढ़ा था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें ऑडिटर से रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो कंपनी है वो उसकी एक रिपोर्ट बना के उन्हें दें और बताएं कि काम जो है सारा सही चल रहा है, अकाउंट्स एक प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं, इसमें किसी किस्म की विंडो ड्रेसिंग नहीं हो रही। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कोई फेक अकाउंट्स नहीं शो किए जा रहे। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में ऑडिटर किस तरह काम करता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किस तरह से चीज़ों को विंडो ड्रेसिंग या मैनिपुलेशन कैसे की जाती है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये एक जस्ट सिंपल एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए कि ऑडिट क्या होता है और उसको किस तरह से ऑडिटर को हायर करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।